हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? राम राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सबके लिए हम सीटेट स्पेशल के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आने की कोशिश किए हैं हम। एक छोटी सी कोशिश है, बहुत सारे लोग कमेंट किए थे तो इस सिलसिले में मैंने ये कदम उठाया, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है सीटेट का, मैं भी पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो मैं आज क्लास ले रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपको पेडागोगी मिलने वाला है। चाहे जिस लैंग्वेज का पेडागोगी देंगे उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। हिंदी के देंगे और इंग्लिश का देंगे, संस्कृत का देंगे, जो पेडागोगी होता है सेम 15 क्वेश्चन सभी लैंग्वेज का सेम ही होता है। यदि आप फर्स्ट लैंग्वेज का देखेंगे तो वो जाकर और दूसरे लैंग्वेज में वही सेकंड लैंग्वेज का जो होता है पेडागोगी वो सेम ही ट्रांसलेट होता है। तो ये होता है। बाकी 15 क्वेश्चन आपका जो आता है उसमें 2 पैराग्राफ रहेंगे और 2-3 आपका ग्रामर रहेगा। तो मैं आप यहाँ पर भाषा के जो पेडागोगी से लैंग्वेज के महत्वपूर्ण कठिन शब्दावली कुछ आते हैं उसके क्लास ले रहा हूँ। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली पर चर्चा करेंगे जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और इसके बाद हम सीडीपी के लिए भी क्लास लाने की कोशिश करेंगे, जो कि अब अच्छा क्लास लाएंगे। कंटेंट एकदम अच्छा रहेगा, जिसमें यदि आप वही कंटेंट पढ़ लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आप पूरे 30 में 30 यदि आप बुद्धिमानी तरीके से कार्य करेंगे तो 30 में 28 ला देंगे। नहीं तो आप जितना मैं वही क्लास लूँगा उसमें यदि आप वही पढ़ के जाएंगे, पक्का गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ 20 और 25 के बीच आपका नंबर आने वाला है, अगर यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक। आपको इस पर चर्चा बाद में करेंगे, क्लास लंबी हो जाएगी, तो मैंने पहले शुरू कर देता हूँ। जिस पर हम आए हैं कंटेंट लेकर उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो आप भरोसा करिए यार, पक्का मैं धोखा नहीं दूंगा। जो करा रहा हूँ वही करके जाइए, वो भी करिए। बाकी जहाँ से आप पढ़ रहे हैं पढ़िए, सिलेबस के अनुसार पूरा पढ़िए। प्रीवियस ईयर तो लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। यदि आप पेपर देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। मैथ और साइंस वाले तो पक्का भूलिएगा नहीं, और एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी से साइंस, एसएसटी और साइंस वाला ज़रूर, उसी से पूरा क्वेश्चन फंसता है। तो आइए हम क्लास को शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। तो हम भाषा में कठिन शब्दावली पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू कर देते हैं। पहला शब्दावली आता है प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी। प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी क्या है? वे शिक्षार्थी जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने परिवार के पहले व्यक्ति होते हैं। ऐसे प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी किसको कहेंगे? ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन होता है। प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी उसको हम बोलते हैं, जैसे आपके परिवार में आप हुए, आपके दादा हुए, आपके पिताजी हुए, तो इसमें एक चीज़ कंपल्सरी होता है। आपके माता पिता जो कि प्राथमिक स्तर तक शिक्षक, सब लोग शिक्षित रहते हैं, उस प्राथमिक स्तर तक सब लोग पढ़े रहते हैं। उसके आगे यदि आप घर के पहले सदस्य होते हैं जो कि हायर एजुकेशन में या उससे अधिक से शिक्षित रूप में यदि आप कुछ अलग शिक्षा ग्रहण करते हो, वो प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी कहे जाते हैं। ये आमतौर पर कहाँ को देखने मिलता है? जैसे जो पिछड़े गरीब लोग होते हैं, एससी एसटी समुदाय से होते हैं, वंचित, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी निम्नलिखित में से प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं। आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन इसमें से रहेगा, आपको इससे रिलेटेड, तो वही आपको सही करना है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। वे शिक्षार्थी जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने परिवार के प्रथम व्यक्ति होते हैं, यह याद रखना है, अपने परिवार के प्रथम व्यक्ति होते हैं। ये आमतौर पर एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जैसे आर्थिक सामाजिक रूप से वंचित समुदायों से संबंधित होते हैं, वो प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी कहलाते हैं। तो दोस्तों समझ में आया प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी। नेक्स्ट पर आते हैं, निपुण भारत योजना। निपुण भारत योजना, इसको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन, निपुण है ये, निपुण भारत योजना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्च हुआ था शिक्षा मंत्रालय द्वारा जुलाई 2021 में। ये एनईपी जो 2020 आया था उसी में ये, उसी के साथ ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, एनईपी 2020। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है
जो समिति थी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, नई शिक्षा नीति किसके, कौन सी समिति थी, वो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 5+3+2+4 ये आपको ज़रूर याद रखना है, नई शिक्षा नीति क्या। और इस पर NEP 2020, NEP 2009 इसको पढ़ लीजिएगा। और इसमें आप लोगों को रटने की विद्या को कम किया गया था, लोगों बच्चों के भार को कम किया गया था, व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया था, ये सब पूरा उसमें है। तो हम बात करते हैं निपुण भारत योजना की। ये शिक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2021 में, निपुण का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी विद रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी, ठीक है, ये निपुण का फुल फॉर्म है। ये लॉन्च किया शिक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2021 में। यह योजना स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लागू की गई और निपुण भारत योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत लॉन्च किया गया। यहाँ तक सबको पता है, इसमें क्वेश्चन नहीं बने किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सबको पता है शिक्षा मंत्रालय द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा और NEP के साथ साथ लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देना है। तो यह इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किनको किस बीच के आयु पर इसको लागू किया जाएगा, तो वो निपुण का उद्देश्य उन बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिनकी उम्र 3 से 9 वर्ष के बीच आती है, 3 से 9 वर्ष, यही क्वेश्चन बनेगा आपको, सीधे सीधे क्वेश्चन में आ जाएगा कौन से वर्ष के बीच आता है, तो 3 से 9 वर्ष के बीच के बच्चों की जो आयु है उन पर निपुण भारत योजना कार्य करता है, उनको स्कूली शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए इस पर कार्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, निपुण भारत समझ में आया। नेक्स्ट पर जाते हैं संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। संप्रेषण मीन्स क्या होता है, CDP में पेडागोजी में समझने के लिए आपको भाषा समझना बहुत ज़रूरी होता है। वर्ड का आप तोड़ कर याद कर लेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। चलो बताओ, आप लोग याद रखना एक चीज़। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज अलग हो जाते हैं। चलो सबसे पहले बताओ संप्रेषण क्या है। संप्रेषण मीन्स क्या होता है, कम्युनिकेशन। एक दूसरे से हम जो दूसरे से बातचीत करते हैं वो संप्रेषण होता है। लैंग्वेज सबको पता है, भाषा होती है जिस माध्यम से हम एक दूसरे से अपनी बात को पहुंचाते हैं, भाषा होता है। शिक्षण क्या है, टीचिंग। यदि किसी को हम कुछ सीखते हैं सिखाते हैं वो शिक्षण होता है, ठीक है। इसको CLT भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग। और भाषा शिक्षा की ये एक विधि है। यह क्या है, यह एक विधि है जिसका मकसद क्या है, छात्रों को संप्रेषण की क्षमता देना होता है। मतलब छात्रों में कम्युनिकेशन की क्षमता देना है। जैसे आप लोग याद रखेंगे, इसमें महत्वपूर्ण शब्दावली भी याद इम्पोर्टेंट रखती है। एक दूसरे से बातचीत या संप्रेषण कौशल को बढ़ाना इसका उद्देश्य होता है। और इसमें क्या है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका संसाधक या मॉनिटरी की होती है। मतलब इसमें एक शिक्षक अपना भूमिका किस रूप में अदा करता है, संसाधक या एक मॉनिटर के रूप में याद करता है, उसको मॉनिटरिंग करता है, उसको कौशल के रूप में जो शिक्षार्थी हैं उनको, छात्रों को उनके अंदर कौशल विकसित करने का कार्य करता है। उसको देखते हैं कहाँ कमी रह गई, उसको सुधार कराते हैं। शिक्षक छात्रों को समूह कार्यों में शामिल करता है। इस आगे क्या है, जो भी कार्य होता है ग्रुप वर्क में शिक्षा का काम है बच्चों को एक ग्रुप में शामिल करना है और अवधारणा कार्ड के जरिए उन्हें कौशल में दक्ष बनाना। मतलब वो ग्रुप स्टडी के मतलब से आप लोग वो देखे होंगे, जैसे होता है ग्रुप डिस्कशन होता है, वो एक इसका सटीक एग्जाम्पल है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का। ग्रुप डिस्कशन में एक ही भाषा के सभी बच्चे को एक ग्रुप बनाया जाता है और उसमें वो लोग डिस्कशन करते हैं कौन से कितना देर तक अच्छे से डिस्कस कर सकता है। और इस पर ध्यान दिया जाता है लैंग्वेज पर, शब्दावली पर और टाइम पीरियड पर, ठीक है। तो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, ये वर्ड से ही आपको समझ में आया। संप्रेषणात्मक मतलब एक दूसरे से जो हम बातचीत करते हैं उस पर जो भाषा यूज करते हैं उस पर हम जो शिक्षा यूज करते हैं उस पर हम जो शिक्षक द्वारा छात्र को कौशल प्रदान किया जाता है वही होता है। और इसमें शिक्षक एक किस भूमिका में अपना वो भूमिका अदा करता है, तो एक संसाधक या मॉनिटर के रूप में। आप लोग को कमेंट में क्वेश्चन बताना, मैं पूछ रहा हूँ, नेचर एंड नर्चर क्या है। नेचर और नर्चर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे, आप CDP पढ़े होंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक है।
प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में ये आता है, नेचर एंड नर्चर। आप नेचुरलिस्ट थ्योरी पढ़े होंगे, नेचुरलिज्म डार्विन का, जो कि इसका मतलब क्या कि वो बोलते हैं नेचर के अनुसार। नेचर बोलता है यदि हमारे अनुसार अभी नहीं रहेंगे आपको हम फेंक देंगे, आपको मार देंगे, तो वही है नेचर। डार्विन का थ्योरी मतलब नेचर के अनुसार यदि आप उतने शक्तिशाली नहीं हैं तो आप उस प्रकृति में रहने के लायक नहीं है। नेचर का मतलब होता है, यहाँ पर नेचर का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी। क्या होता है हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या होता है? अनुवांशिकता। और नर्चर का क्या मतलब होता है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट डेवलपमेंट का दो उसमें होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो नेचर और नर्चर। वैसे तो नेचर मीन्स प्रकृति और नर्चर मीन्स उसको पोषण, ठीक है, जिस प्रकृति में वो रहता है उसको पोषण का होता है। इसको हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से जानते हैं, वातावरण और प्रकृति। आगे जाते हैं, रियलिया या वास्तविक सामग्री क्या है? रियलिया आप लोग सुनेंगे, रियलिया क्या है? इसको वास्तविक सामग्री बोलते हैं, जो हम लोग रियल रूप में देखते हैं समझते हैं, तो रियलिया होता है। तो इसमें अधिगम को सहज बनाने के लिए जब वास्तविक वस्तुओं की मदद ली जाती है, जो भी हम सब्जेक्ट को सरल बनाने के, उसको हम पढ़ रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो उसको हम सरल बनाने के लिए जो वास्तविक वस्तुओं को मदद लेते हैं, जैसे कोई भी हम एग्जाम्पल के रूप में वास्तविक वस्तु को दिखाते हैं तो उसको हम ज़्यादा याद रखते हैं। तो इस क्रियाविधि को वास्तविक सामग्री उपगम कहते हैं। इस क्रियाविधि को वास्तविक सामग्री उपगम कहते हैं। वास्तविक सामग्री सहायक दृश्य साधन है। यह एक सहायक दृश्य साधन है श्रवण गतिविधि के लिए। शिक्षार्थियों को मानस मंथन करने का मौका देने हेतु खिलौना, चित्र, चित्रकारी जैसे वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। और इसमें जैसे कि गहन अध्ययन के लिए, मंथन करने के लिए, श्रवण गतिविधि के लिए शिक्षार्थियों को कुछ खिलौने और चित्र और चित्रकारी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, वो रियलिया होता है। इसमें एक चीज़ याद रखना है, फैक्ट, श्रवण गतिविधि के लिए, ठीक है, श्रवण गतिविधि के लिए, ताकि वो जैसे हम लोग कुछ सुना रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें कुछ वस्तु को दिखा देते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर अधिक से अधिक मंथन कर सके। तो उस समय जो हम वस्तुओं को दिखाते हैं रियल रूप से, वो रियलिया या वास्तविक सामग्री होता है। आगे आ जाते हैं, आधारभूत अंतः वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल। आधारभूत अंतः वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, इसको क्या बोलते हैं? BICS, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। एक इंटर होता है, एक इंट्रा होता है। इंटर जो होता है आप लोग पढ़े होंगे वहाँ इंटेलिजेंस थ्योरी में। इंटेलिजेंस थ्योरी में क्या होगा? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार 8 प्रकार के इंटेलिजेंस थ्योरी बताए जाते हैं, और जिसमें भाषा की बहुबुद्धि होती है, और जिसमें इंटर और इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल, इंट्रा मीन्स स्वयं, और इंटर मीन्स दूसरों को जो, ठीक है, उसमें आप लोग याद रखिएगा ये। इसमें क्या है? आधारभूत अंतः वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल। इसमें क्या आधारभूत जो बेसिक रूप से अंतः वैयक्तिक जो संप्रेषणात्मक भाषा का हमें सीखते हैं, आधारभूत अंतः वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल संबंधित है, और यह परस्पर संप्रेषण के लिए भाषा की आवश्यकता है, ठीक है। बेसिक जो लैंग्वेज सीखते हैं संप्रेषण के लिए, वो आंतरिक रूप से आता है, वो अवधारणाओं के लिए हम आधारभूत अंतः वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल कहते हैं। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच अवधारणाएं, ज्ञान, विवरण, अनुभवों के आदान प्रदान को संप्रेषण कहा जाता है। संप्रेषण सबको पता है, किसी कार्य को प्रभावी ढंग से करने की क्षमता को संप्रेषणात्मक कौशल कहा जाता है, ठीक है। जो बेसिक रूप से हम उसको सीखते हैं, आंतरिक रूप से अंतः वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल संबंधित होता है आधारभूत अंतः वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल। आगे आ जाते हैं, संज्ञानात्मक प्रगत भाषा प्रवीणता, कॉग्निटिवली एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसको काल्प भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? ज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषाई निपुणता है। विभिन्न सामग्री क्षेत्र में कक्षा में उपयोग की जाने वाली शैक्षणिक भाषा
वह भाषा में दक्षता पर केंद्रित है, जिसमें अमूर्त विचार और उच्चतर भाषा योग्यता के लिए भाषा का प्रयोग जिसमें अमूर्त विचार और उच्चतर भाषा योग्यता के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। काल्प को विकसित करने में शिक्षार्थियों को कम से कम 5 वर्ष का समय लगता है। इसको विकसित करने के लिए कम से कम शिक्षार्थियों को 5 वर्ष का समय लगता है। संज्ञानात्मक प्रगत भाषा प्रवीणता मतलब कि वो सभी भाषाओं को समझ सकते हैं। छोटे कुछ बच्चे को आप लोग पढ़ा रहे हैं कक्षा में, ऐसी भाषा का यूज कर दिया वो समझ ही नहीं पाया, वो उस भाषा में प्रवीण नहीं है। तो ज्ञानात्मक रूप से जब हम उच्च भाषा निपुणता में विभिन्न सामग्री क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली शैक्षणिक भाषा, जो कि शैक्षणिक भाषा में दक्षता पर केंद्रित होता है, जिसमें वो अमूर्त विचार कर सके, उच्चतर भाषा योग्यता के लिए भाषा का प्रयोग कर सके, किस भाषा में उनको यूज करना है, किस भाषा में उसको पढ़ना है हायर एजुकेशन में, तो उनके लिए जो हम भाषा यूज कर देते हैं वो संज्ञानात्मक प्रगत भाषा प्रवीणता होती है। और इसका मिनिमम आपको 5 वर्ष लगता है इसको शिक्षार्थियों में इसको विकसित करने में। ये इम्पोर्टेंट है, कितना समय लगता है? 5 वर्ष। आगे चलते हैं। बहुभाषिकता, मल्टी लैंग्वेज। ठीक है, बहुभाषिकता क्या है? विभिन्न प्रांतों के बच्चों द्वारा अलग अलग प्रकार से भाषा बोले जाने को भाषाई विविधता या बहुभाषिकता कहते हैं। बहुभाषिकता मतलब एक बच्चा है, 2 या 3 से ज़्यादा बच्चा 3 से ज़्यादा भाषा वो जान रहा है तो बहुभाषिकता के क्षेत्र में आता है। अलग अलग प्रांत के अलग अलग बच्चे अलग अलग रूप से बोलते हैं। और वही ट्राई लैंग्वेज होता है। ट्राई लैंग्वेज में होता है एक सबसे पहले कौन कौन से भाषा उसमें शामिल किया जाता है ट्राई लैंग्वेज में? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा। तो ये ट्राई लैंग्वेज में आता है। ट्राई लैंग्वेज में जैसे आप लोग एक आपका राष्ट्रभाषा हो गई, आप लोग को हिंदी जरूरी कंपलसरी हिंदी और दूसरा इंग्लिश, ये ट्राई लैंग्वेज में जोड़ा गया है, हिंदी और इंग्लिश। और तीसरा आपका लोकल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, जिस भाषा में आपको सीख रहे हैं। जैसे तीसरी भाषा में जैसे आप उड़िया हो गया, मणिपुरी हो गया, बंगाली हो गया, मराठी हो गया, पाली हो गया, प्राकृत हो गया, संस्कृत हो गया, अवधी हो गया, भोजपुरी हो गया, बुंदेलखंडी हो गया, ये सब ये तीसरा लैंग्वेज जो सीखते हैं ये क्षेत्रीय भाषा के रूप में जाना जाता है। तो हम बात करते हैं बहुभाषिकता पर। बहुभाषिकता पता है विभिन्न विभिन्न प्रांतों के बच्चों द्वारा अलग अलग प्रकार की भाषा बोले जाने की भाषाई विविधता को बहुभाषिकता कहते हैं। ठीक है, बहुभाषिकता भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। ये भारत की संस्कृति का अभिन्न है। हमारे भारत में बहुत सारे लैंग्वेज हैं, अलग अलग प्रांतों पर अलग अलग जगहों पर ये हमारी संस्कृति को पहचान बताती है। बहुभाषिकता कई लाभदायक पहलू भी हैं। इनके पहलुओं में बौद्धिक, ठीक है, बौद्धिक विकास मतलब कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, व्यवहारगत बिहेवियर, कल्पनाशीलता थिंकिंग, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है। वहीं रचनात्मकता होता है, सृजनात्मकता चिंतन, और वहीं संप्रेषण संवेदनशीलता का संदर्भ में देखा जा सकता है। मतलब बहुभाषिकता यदि आप जानते हैं तो आप इन सब पहलुओं पर आप ज़्यादा विकास करेंगे। जैसे आप कहीं भी जाएंगे तो आप किसी से भी आप संप्रेषण कर सकते हैं, उन ज़्यादा चीज़ें सोच सकते हैं, उस पर ज़्यादा थिंकिंग कर सकते हैं, आप उस भाषा में कुछ नया चीज़ बना सकते हैं और अपने व्यवहार में भी विकास कर सकते हैं। ठीक है, बौद्धिक विकास होता है, तो ये बहुभाषिकता होता है। आगे आते हैं निवेश समृद्ध परिवेश। निवेश समृद्ध परिवेश क्या है? निवेश समृद्ध परिवेश से आशय ऐसे वातावरण से जहाँ बच्चों को अपने इर्द गिर्द चित्र, विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य सूची देखने पढ़ने के अवसर मिलते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए देखने और पढ़ने के अवसर मिलते हैं वो, क्योंकि बच्चे भाषा समृद्ध स्तर सीखते हैं जैसे भाषा का समृद्ध परिवेश हो। यहाँ पर कुछ लैंग्वेज ईयर है जिससे भाषा का समृद्ध परिवेश हो, क्योंकि बच्चे भाषा समृद्ध स्तर को सीखते हैं जिससे भाषा का समृद्ध परिवेश मिलता है। मतलब यह है कि निवेश समृद्ध परिवेश मतलब यदि बच्चा कुछ सीख रहा है जो जिस परिवेश में रहेगा तो उसी परिवेश के अनुसार वो सीखेगा। यदि आप निवेश मतलब उसमें अच्छा चीज़ रखेंगे और उसके इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग, कैलेंडर, बाल साहित्य सूची, अच्छी अच्छी बुकें, तो उसके अंदर जो भाषा की स्तर है वो बहुत समृद्ध होगा और समृद्ध परिवेश में समृद्ध लैंग्वेज का विकास होगा। निवेश समृद्ध परिवेश शिक्षार्थियों में अभिव्यक्ति, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता को प्रोत्साहित करता है। बस वही चीज़ें हैं उनके अंदर
होलिस्टिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण क्या है? जो कि रिमेडियल हम क्लास लगाते हैं ना, रिमेडियल क्लास सुने होंगे आप लोग, वो उपचारात्मक शिक्षण उसी को बोलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण होता है जो धीमी गति के सीखने वाले बच्चों में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा इस बार, जो कि धीमी गति से सीखने वाले की क्षमता में सुधार करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो बच्चे क्लास में धीमे हैं, पढ़ने में कमज़ोर हैं, उनको रिमेडियल क्लास किया जाता है, क्योंकि वो तेज तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों के साथ वो आ जाए, तो वो रिमेडियल क्लास होता है। ठीक है। और इसके छात्रों की कमजोरी और व्यक्तिगत भिन्नताएं उपचारात्मक शिक्षण का आधार है। ठीक है। ये व्यक्तिगत भिन्नताएं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं ऑप्शन में रहता है। निदान छात्रों की कमजोरी और व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं सभी बच्चों में, तो उसके उपचार के लिए ये उपचारात्मक शिक्षण लगाते हैं, रेमेडियल क्लास। समझ गए? आगे चलते हैं। कुल भौतिक प्रतिक्रिया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स क्या है? कुल भौतिक प्रक्रिया विधि जीन्स आप्सर द्वारा दिया गया। एक वैज्ञानिक थे जीन्स आप्सर द्वारा, उनके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया, जो एक प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक थे। ये सबसे चीज है TPR। ठीक है, TPR टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जीन्स आप्सर। तो 4 शिक्षक छात्रों को शरीर की गतिविधियों, मतलब इसका है कि जो कि शिक्षक छात्रों को शरीर की गतिविधियों के साथ लक्षित भाषा में आदेश देते हैं, और छात्र पूरे शरीर की क्रियाओं के साथ प्रक्रिया करते हैं। मतलब इसमें है जैसे कोई शिक्षक कुल भौतिक प्रतिक्रिया, जैसे कोई शिक्षक कोई भी गतिविधियों के साथ कुछ भाषा के रूप में उनको आदेश देता है, और उसमें छात्र जो होते हैं पूरे शरीर की क्रियाओं के साथ ही वैसी प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे फिजिकल के रूप में आप लोग PT उटी कराया जाता है, और बोलते भी हैं, कुछ कराते भी हैं, तो वो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में आता है। ठीक है। जैसे टीचर बोलेगा उसी वैसे ही छात्र पूरी शरीर की क्रियाओं के साथ ही वो प्रतिक्रिया करते हैं, तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स आ जाता है। वैसे पूरा बच्चे यदि कर देते हैं तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स हो जाता है। आ जाते हैं नया नया शब्द स्वनिम जागरूकता। स्वनिम जागरूकता क्या है? स्वनिम जागरूकता एक ध्वनि का ज्ञान है, यह एक ध्वनि का ज्ञान है। और यह स्वनिम क्या है? यह उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। यदि भाषा लैंग्वेज में सीख रहे हैं तो उसमें जो उच्चारण करते हैं भाषा में, जो सबसे ध्वनि की छोटी इकाई होती है वो स्वनिम होती है। स्वनिम के लिए ध्वनिग्राम या स्वनिग्राम आदि शब्द प्रयुक्त होता है इसके लिए। और स्वनिम ज्ञान से भाषा के शुद्ध उच्चारण में सरलता होती है, यही चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। स्वनिम जागरूकता क्या है? इससे भाषा के शुद्ध उच्चारण में सरलता होती है, और ये उच्चारण की सबसे छोटी इकाई होती है, और ध्वनि का ज्ञान होता है। इसके लिए ध्वनिग्राम और स्वनिम ग्राम इसके लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। तो स्वनिम जागरूकता होता है। ग्रहणशील शब्द संपदा। ग्रहणशील शब्द संपदा, ग्रहणशील शब्द संपदा वह शब्दकोश है, यह एक शब्दकोश है जिससे हम सुनने पढ़ने पर समझ तो लेते हैं, पर उनका उपयोग बोलने या लिखने में नहीं करते। इसी लाइन में वेरी इंपॉर्टेंट है, यही कन्फ्यूजन होता है, यही से क्वेश्चन बनता है। जो हम ऐसा शब्दकोश है जिसे हम सुन और पढ़ तो लेते हैं, ग्रहणशील शब्द संपदा हम सुन लिए या कुछ शब्दकोश उसको पढ़ लिए, ठीक है, पर उनका हम उपयोग बोलने और लिखने में नहीं कर पाते हैं, वही होते हैं ग्रहणशील शब्द संपदा। ये शब्द सुनकर पर पढ़कर शब्दों के अर्थ को समझने से संबंधित होता है। ठीक है। यह शब्द ये कौन से शब्द होते हैं? इनको हम सुनकर और पढ़कर शब्दों को अर्थ को समझने से संबंधित होता है। सुनते हैं और पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको अर्थ को समझते हैं, पर इसको हम बोल और लिख नहीं पाएंगे। भाषा ग्रहणशील शब्द जिसे हम पहचानते हैं गाय शब्द संपदा कहलाता है। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, मैं बता रहा हूँ जो समझिए। भाषा ग्रहणशील शब्द ये होते हैं, यह एक संपदा है जिसको हम पहचानते हैं, और इसको हम जो हम ग्रहण कर पाते हैं वो ग्रहण शब्द संपदा कहलाता है। तो ग्रहणशील शब्द संपदा ये इसी लाइन में आपका क्वेश्चन छिपा है। यह एक ऐसा शब्द होता है जिसे हम सुन और पढ़कर समझ लेते हैं, पर उसका उपयोग बोलने और लिखने में नहीं कर पाते हैं। ठीक है। बोलने और लिखने में नहीं कर पाएंगे, सुनेंगे
और पढ़ भी लेंगे, हम उसको कहाँ पर यूज करना है ये नहीं कर पाएंगे हम। यही हो ग्रहणशील शब्द संपदा होती है। अब आ जाता है घोषणात्मक ज्ञान। ठीक है, डिक्लेरेशन नॉलेज, सीमित अभ्यास के रूप, विधान, वर्णन करना, प्रयोग करने के विषय में ज्ञान को घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं। सीमित अभ्यास के रूप में विधान, वर्णन करना या प्रयोग करने के विषय में ज्ञान को घोषणात्मक, इसमें मतलब होता है कि हम सीमित क्षेत्र पर, एक सीमित विषय पर हम उस पर कार्य करेंगे, उसको वर्णन करेंगे। ठीक है, उस पर हम पूरा अपना फोकस करेंगे, वो एक घोषणात्मक ज्ञान का उदाहरण होता है। व्याकरण सीखने में घोषणात्मक ज्ञान एक ऐसी क्रिया है जो व्याकरण के विषय वस्तु को सरल बना देती है तथा विषयों के हाव भाव को स्पष्ट करने की क्षमता रखता है। इसमें क्या है, व्याकरण सीखने में हम इसका क्रिया को व्याकरण के विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए इसमें हम यूज कर सकते हैं, और विषयों के हाव भाव को स्पष्ट करने की क्षमता रखता है। मतलब कि हम उसमें व्याकरण जैसे सीखते हैं बहुत ज़्यादा नहीं, उसमें एक सीमित दायरा में सीखते हैं और ज़्यादा हमको कन्फ्यूजन से दूर रखता है, और एक निश्चित रूप और उसका वर्णन करने में इसका उपयोग करते हैं। तो ये हमको सीखने में सरल बना देता है। सहज ज्ञानवाद, बालक भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेता है। ठीक है, बालक जब पैदा होता है भाषा अर्जन उपकरण के साथ ही जन्म लेता है, जिसकी सहायता से बालक छोटी सी उम्र में ही सहज ही परिवेश में बोली जाने वाली भाषा सीख लेता है, और इस सिद्धांत को सहज ज्ञानवाद सिद्धांत कहते हैं। एक सिद्धांत होता है, इसमें ये कहता है जब कोई बच्चा पैदा होता है और वो जन्म से ही वो भाषा अर्जन उपकरण के साथ ही पैदा होता है, और बालक जिस परिवेश में रहेगा, जिस सहज भाषा में जिस सहज परिवेश में रहेगा उससे संबंधित जो भी भाषाएं बोली जाएंगी बच्चा वही सीखेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं भाषा संगम। भाषा संगम यह 22 भारतीय भाषाओं जो कि संविधान के 8वें अनुसूची में दर्ज हैं के दैनिक उपयोग में आने वाले बुनियादी वाक्य सिखाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, भाषा संगम। इसमें 22 भाषाओं को सिखाने की बात कही जाती है। इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा लागू किया गया था, विकसित किया गया है, और जो कि इसके माध्यम से कहाँ कहाँ से जाते हैं, दीक्षा पोर्टल हो गया, ई पाठशाला हो गया, और 22 पुस्तिकाओं के माध्यम से उपलब्ध है। ठीक है, की गई अन्य पहलों में भाषा संगम मोबाइल ऐप भी लॉन्च हो गया, और एक भारत श्रेष्ठ भारत क्विज ऐप भी शामिल होता है, और ये आर्टिकल 343 में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। भाषा संगम का मतलब कि ये है कि यह एक क्या है, योजना है। इसके तहत हम भारत के 22 भाषाओं को सीखने के पहल को लागू किए हैं। यह NCERT द्वारा चलाया गया, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, HRD मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये दीक्षा एक ऐप है, पोर्टल है, ई पाठशाला और 22 पुस्तिकाओं के माध्यम से, और वहीं भाषा संगम मोबाइल ऐप, एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से एक क्विज ऐप भी शामिल है। तो उसके माध्यम से हम इसमें विभिन्न भाषाओं को सिखाते हैं, जो कि भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में दर्ज है। नेक्स्ट आता है शब्दकोशी उपागम। शब्दकोशी उपागम क्या है? शब्दकोशी उपागम स्थिति अनुरूप शब्दों का अर्थ समझने में मदद करता है। शब्दकोश शब्दों का समानार्थी शब्द और उनके अर्थों को सूची को संदर्भित करता है। संप्रेषण को प्रभावी बनाने में शब्दकोश का बहुत ही महत्व है। शब्दकोश विचारों को व्यवस्थित करने में सहायक होता है। शब्दकोश उपयोग करने की बालक पठन की समुचित योग्यता होना अनिवार्य है। इसका मतलब ये है, डिक्शनरी वह होता है जैसे यदि आपके पास शब्दकोश का भंडार नहीं होगा तो आप अच्छा बोल नहीं पाएंगे, अच्छा लिख नहीं पाएंगे, अच्छा विचार नहीं कर पाएंगे। तो इस हिसाब से ये शब्दकोशी उपागम जो होता है, जो कि संप्रेषण को प्रभावी बनाता है और शब्दकोश विचारों को व्यवस्थित करने में सहायता करता है, और इसके लिए शब्दकोशी उपागम के लिए बालक में पठन की समुचित योग्यता होना चाहिए। सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? आप लोग बताइए। यदि आप लैंग्वेज पेडागोगी देंगे तो उसमें सबसे पहले नाम चॉम्स्की का नाम सुने होंगे, जो कि आधुनिक भाषा के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने भाषा के ज्ञान को तीन भाषा के रूप में बहुत बांटा था,
भाषा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे नाम चॉम्स्की, ठीक है, ये लैंग्वेज अर्जन के रूप में। चॉम्स्की का मानना था, यहाँ पर चॉम्स्की है, चॉम्स्की का मानना था कि प्रत्येक मानव शिक्षा में व्याकरण की संरचनाओं या नियमों का एक अंतर्निहित जन्मजात मानव शिक्षा में व्याकरण की संरचना और नियमों का अंतर्निहित एक जन्मजात खाका होता है जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। मतलब इनका कहना है कि जब कोई इनका मानना है कि प्रत्येक मानव में जो कि वो एक व्याकरण संरचना नियमों का एक अंतर्निहित जन्मजात ही होता है, उसे ही सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं, ठीक है। और जो पहले से ही उनके अंदर रहता है वो उसी से बच्चे सीखते हैं, वो सार्वभौमिक व्याकरण होता है। नाम चॉम्स्की ने इसको दिया था और आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। आ जाता है मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरिकल। तो ये NEP 2020 के द्वारा दिया गया था। ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्देश्य के रूप में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने का आह्वान करती है। यह NEP 2020 के प्रमुख विषयों में से एक है। यह तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों को सार्थक पढ़ने लिखने के लिए तैयार करना है। यह तीसरी कक्षा तक के लिए विद्यार्थियों को सार्थक पढ़ने और लिखने के लिए तैयार करता है, जिसमें उसमें गणितीय संख्यात्मक मान भी रहता है, जो कि बच्चे उसको जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये तीसरी कक्षा तक उनको आना चाहिए। FLN को व्यापक तौर पर एक बच्चे के सरल पाठकों को पढ़ने समझाने और सरल गणित की समस्या को उत्तर देने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब एक यहाँ तक बच्चे को पाठक को जो पढ़ना समझना और सरल गणित की समस्याओं को उत्तर दे सकता है, इसका मुख्य रूप से यही इसमें बोला गया है, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण आ जाता है आगे। गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण, गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण का अर्थ है शिक्षा में गुणों का विकास, ठीक है, शिक्षा में क्वालिटी, एजुकेशन डेवलपमेंट में क्वालिटी होना चाहिए ताकि छात्र और शिक्षा के उद्देश्यों को अच्छी तरह से प्राप्त की जा सके। जो कि गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण होना था जिसमें हम कोई टीचर पढ़ा रहा है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, जिससे छात्रों के डेवलपमेंट और उनके एजुकेशन में आगे बढ़ने की जो उद्देश्य है उसको अच्छी तरह से प्राप्त किया जा सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण में सामान्यतः केवल वही शिक्षा शामिल होती है जो शिक्षण अधिगम में छात्रों की रुचि और क्षमताओं को समझती है। इसमें वही शिक्षा शामिल की जाती है जो छात्रों की रुचि हो जिसमें और उनकी क्षमताओं को समझती हो, ठीक है, और समाज की ज़रूरतों को पूरा करती हो, छात्रों को जीविकोपार्जन करती है। वो क्या होते हैं? गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षा। और अंत में जाते हैं ट्रांस लैंग्वेज। ट्रांस लैंग्वेज सबको पता है, भाषा अनुवाद। ट्रांस लैंग्वेज एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं का अर्जन होता है, उपयोग करने की एक शैक्षिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है। भाषाओं को एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को उपयोग करने की एक शैक्षणिक प्रक्रिया को ये संदर्भित करता है। ट्रांस लैंग्वेज लचीला बहुभाषावाद है। भाषा अनुवाद, ट्रांस लैंग्वेज द्वारा शिक्षार्थियों को विषय के सिखाने के लिए उनकी भाषाओं का प्रयोग करना। ट्रांस लैंग्वेज मतलब होता है उनकी मातृभाषा जिसमें बच्चे सीख पाएँ। यदि कोई बच्चा इंग्लिश में नहीं समझ पा रहा उसको हिंदी में समझाए, हिंदी में नहीं समझ पा रहा बच्चा जिस भाषा में समझ पाए उसी भाषा में उसको समझाना, शिक्षण सामग्री उसको सिखाना, उसको भाषा में उसको पढ़ाना, वही ट्रांस लैंग्वेज कहलाता है, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको मैंने ये महत्वपूर्ण कठिन शब्दावली जो कि लैंग्वेज पेडागोगी से संबंधित था तो आपको सामने मैंने पूरा बताया डिटेल से। तो आप लोग इसको वीडियो को पूरा देखिए और ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।